हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2015 वाला पेपर है। क्रम से मैं सभी पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 से मैंने शुरुआत की है। 2011 वाले पेपर में सीडीपी के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवाया, 2012 वाला पेपर करवाया, 13 वाला करवाया। 2014 में 2 पेपर हुए थे, फरवरी में और सितंबर में, तो उन दोनों को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज ये पेपर फरवरी 2015 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला विकल्प है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। दूसरा है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तीसरा है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। और चौथा विकल्प है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करना चाहते हैं तो आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो अंकों और ग्रेडों पर, यानी शिक्षार्थी जो अंक और ग्रेड प्राप्त करते हैं उन पर, ये तो गलत विकल्प हो गया। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। रटना तो बच्चों को सिखाना ही नहीं है, क्योंकि रटने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है, थोड़ी देर बाद ही बच्चे भूल जाते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब बच्चे सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे, यानी सक्रिय रूप से शामिल होंगे, तो वो जो सीखेंगे वह स्थायी होगा, यानी स्थायी रूप से वो सीखेंगे, और रटने वाला जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक के अगला प्रश्न दिया गया है, अध्यापक की दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें कौन कौन सी योग्यताएं पाई जाती हैं। इस तरीके से समझ लीजिए इस प्रश्न को, और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रतिभाशीलता जो है किसका संयोजन है। पहला विकल्प है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। दूसरा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। तीसरा है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। और चौथा विकल्प है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो प्रतिभाशीलता जो है उच्च क्षमता, यानी ऊंची क्षमता होती है जिसके अंदर उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें ये तीनों ही पाई जाती हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। पहला विकल्प है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। दूसरा है ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तीसरा है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। और चौथा है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो एनसीएफ 2005 में गलतियां जो है महत्वपूर्ण मानी गई हैं। किस कारण से मानी गई हैं? क्योंकि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये विकल्प जो और लिखे हुए हैं, जैसे पहला विकल्प है यह बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के अनुसार आपको पढ़ाना है, अपने अनुसार नहीं। तो आप बच्चों को डांट नहीं सकते, दंडित नहीं कर सकते, बच्चों को समूहों में वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो ये सभी विकल्प इसीलिए गलत हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला विकल्प है अधगम में आसक्तता के, दूसरा है अधगम में कठिनाई के, तीसरा है अधगम में समस्या के और चौथा है अधगम में असुविधा के। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अधगम अक्षमता यानी लर्निंग डिजेबिलिटी से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अधगम आसक्तता, या इसी को ही कहते हैं अधगम में अक्षमता। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपको हमेशा ही मिलता है अधगम अक्षमता से। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला विकल्प है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। दूसरा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। तीसरा विकल्प है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश और चौथा है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश या लोकतांत्रिक परिवेश। क्योंकि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो होता है सभी छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, और यदि इस प्रकार से बच्चों को अवसर कक्षा में मिलता है तो बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है सकारात्मक रूप से होता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला विकल्प है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, दूसरा है बच्चे को स्वीकार करना, तीसरा है अध्यापक का सकारात्मक रुख और चौथा है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये गलत है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चों को स्वीकार किया जाएगा, उनके प्रयासों को स्वीकृति देना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये सभी सही है। लेकिन अध्यापक के अनुसार कार्य करना ये गलत है क्योंकि कार्य जो है, योजना जो है बच्चे के अनुसार बनानी है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं। अध्यापक अपने अनुसार नहीं बना सकता। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। पहला विकल्प है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए और चौथा है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपके अनुसार कौन सा सही है। तो पहला विकल्प आप इसमें देखेंगे सही लिखा है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो पहला विकल्प इसमें सही है क्योंकि क्या सिर्फ लड़कियां ही घर के कामों में सहायता कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए क्योंकि लड़के और लड़कियों का समान अधिकार है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तीसरा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना और चौथा है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो एक प्रभावशाली अध्यापका होने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वह बताना है। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से वह सीखना चाहता है, उसको क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, ये सब शिक्षक को दूर करनी है। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है, ये नहीं कि शिक्षक कुछ बच्चों को ही चुन ले और उन्हीं के बारे में सोचे, बाकी बच्चों के बारे में ना सोचे। तो ये एक प्रभावशाली अध्यापक होने का लक्षण नहीं है। अध्यापक को अपनी कक्षा के सभी बच्चों का बराबर ध्यान रखना है कि बच्चे किस प्रकार कौन सी जगह पर कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उसका निवारण किया जाए
तो इसके लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पहला विकल्प है परियोजना, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना और चौथा है खुले अंत वाले प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, नहीं को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, क्योंकि बच्चों को समूहों में नहीं बांट सकते हैं, ना ही उनका योग्यता क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? पहला विकल्प है डिस्प्रैक्सिया, दूसरा है डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिस्ग्राफिया। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि लिखने संबंधी जो विकार होते हैं, यानी बच्चे गंदा लिखते हैं, तो वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर। इन तीनों के बारे में भी जानना आवश्यक है। डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार है, डिसलेक्सिया पठन विकार है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? पहला विकल्प है सामाजिक अनुभव, दूसरा है परिपक्वन, तीसरा है क्रियाकलाप और चौथा है भाषा। तो इसमें पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो वह है भाषा यानी लैंग्वेज। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, वो भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहला विकल्प है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, दूसरा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, तीसरा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना और चौथा है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो इसमें पूछा गया है कि त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। पहला विकल्प है सामाजिक विकास से, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास से, तीसरा है शारीरिक विकास से और चौथा है संवेगात्मक विकास से। तो कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से कोई नाराज नहीं हो सकता। तो यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? पहला विकल्प है जांच परीक्षण के लिए, दूसरा है प्रेरणा के लिए, तीसरा है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए और चौथा है ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है साम्य धारण, दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा है संगठन और चौथा है समायोजन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातीकरण कहा जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में इसे बताया गया है, तो दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। पहला विकल्प है बुद्धि के सिद्धांतों से, दूसरा है वंशानुक्रम से, तीसरा है पर्यावरण से और चौथा है वैयक्तिक
भिन्नता से। तो हम सभी लोग अलग हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है, यानी दो लोग आपको एक जैसे नहीं दिख सकते। प्रेरणा में, बुद्धि में, अभिरुचि में अलग हैं, तो यह सिद्धांत है संबंधित है वैयक्तिक भिन्नता से। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। पहला विकल्प है विशेष शिक्षा, दूसरा है एकीकृत शिक्षा, तीसरा है अपवर्जक शिक्षा और चौथा है समावेशी शिक्षा। तो आपको मैंने बताया है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, सभी को समान रूप से एक ही छत के नीचे शिक्षित करना। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। पहला विकल्प है स्मृति आधारित चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा है अभिसारी चिंतन और चौथा है अनुकूल चिंतन। तो इसमें लिखा है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि यह संबंधित है अपसारी चिंतन से, व्यापक रूप से सोचने से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला विकल्प है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तीसरा है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना और चौथा है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, यानी जिस तरीके से विद्यार्थी सीखना चाहते हैं उस तरीके से उन्हें सिखाना। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। पहला विकल्प है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, दूसरा है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, तीसरा है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण और चौथा है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता, तो नहीं को बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। पहला विकल्प है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, दूसरा है उनके अंकों में सुधार करना, तीसरा है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना और चौथा है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अब शिक्षक यदि बच्चों को गैर शाब्दिक या शाब्दिक दंड देता है, यानी कि शाब्दिक यानी बच्चों को डांटा जाए और गैर शाब्दिक यानी बच्चों से जैसे कि आंखों में ही बच्चों को डरा दिया जाए, देखकर उन्हें डरा दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि उनके स्वयं के प्रति जो अवधारणा है वह नष्ट हो जाएगी, यानी आत्म अवधारणा को ठेस पहुंचेगी। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड नहीं देना है। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, पहला विकल्प है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, दूसरा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तीसरा विकल्प है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और चौथा है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती हैं। तो एक अध्यापिका हैं, उन्होंने कमेटी के जो प्रधान हैं उनको सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यानी कि अध्यापिका जो है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। पहला विकल्प है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। दूसरा है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। तीसरा है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। और चौथा है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला विकल्प है स्तर 4, दूसरा है स्तर 1, तीसरा है स्तर 2 और चौथा है स्तर 3। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्तर 3 कौन कौन से हैं? पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता और तीसरा जो स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। और इसी में 6 चरण बताए गए हैं। तो इसे आपको डिटेल में पढ़ना है। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा स्तर 1। और स्तर 1 का नाम क्या है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता। और इसमें विकास के 2 चरण शामिल हैं और इस स्तर में नैतिकता सही अर्थों में अनुपस्थित होती है, ये भी इन्होंने बताया है। तो यही तो पूछा गया है कि कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, तो वह पहला स्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। पहला विकल्प है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तीसरा है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। और चौथा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। अगला प्रश्न है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। पहला विकल्प है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है सहारा देना और चौथा है पार्श्वकरण। तो अध्यापिका ने क्या देखा है कि पुष्पा अपने आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, लेकिन यदि कोई मार्गदर्शन करे तो वह समाधान कर लेती है। तो इसे सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। पहला विकल्प है अध्यापक एवं साथी, दूसरा है साथी एवं माता पिता, तीसरा है माता पिता एवं भाई बहन और चौथा है भाई बहन एवं अध्यापिका। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प सही होगा माता पिता और भाई बहन, क्योंकि बच्चा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में इन्हीं लोगों के संपर्क में होता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह
परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है 18 से 24 वर्ष, दूसरा है जन्म से 6 वर्ष, तीसरा है 6 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 18 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वह है 6 से 11 वर्ष। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? पहला विकल्प है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, दूसरा है सतत तथा असतत अधिगम, तीसरा है प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद और चौथा है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रकृति एवं पालन पोषण विवाद। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? पहला विकल्प है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, दूसरा है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, तीसरा है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम और चौथा है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो आज की वीडियो में फरवरी 2015 वाले पेपर की सीडीपी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं और आप लोग अभी तक देख रहे हैं कि जीन प्याजे से प्रश्न बनते हैं, अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न बनते हैं और भी टॉपिक आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनसे हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। तो उन टॉपिक को टिक कर लीजिए, उन्हें आपको पढ़ना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप प्रश्न नंबर डालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।